we'll start with we'll start with a new topic today. और वो न्यू टॉपिक बेसिकली एज यू नो इज विस्कोसिटी. अब ये एग्जैक्टली विस्कोसिटी होता क्या है वो देखते हैं. तो विल स्टार्ट विथ अ सिंपल एग्जांपल ऑफ विस्कोसिटी. विस्कोसिटी समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं. लेट अस टेक टू ड्रॉप्स ऑफ टू डिफरेंट लिक्विड्स. हमारे पास एक लिक्विड ड्रॉप है वाटर का और दूसरा ड्रॉप है हनी का. हनी और एनी अदर सिरप. सिरप जैसे पानी में आपने शुगर मिक्स कर दिया तो वो थोड़ा सा थिक बन जाता है, दैट इज अ सिरप. सिरप जैसे जो दवाई आप पीते हो दैट इज अ सिरप. तो वी आर कंसिडरिंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिक्विड्स. एक है वाटर, एक है सिरप. दोनों का एक एक ड्रॉप सेम सरफेस पे रिलीज कर दिया. तो व्हाट डू यू थिंक विच लिक्विड विल कम डाउन फास्टर? वाटर. And the other one which may be honey, which may be syrup, some kind of, so it will come down slower. What is the reason behind it? What is the reason behind it? क्या है रीजन इसके पीछे? Viscosity. Very good. So there is something called as viscosity. अब ये exactly viscosity होता क्या है पहले वो समझ लेंगे. We'll first see what is the meaning of viscosity. तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विस्कोसिटी. तो विस्कोसिटी का मीनिंग क्या होता है? लेट अस सी वन बाय वन. थोड़ा थ्योरेटिकल है एज यू नो. जब टॉपिक थ्योरेटिकल हो तो आई डू अ वेरी सिंपल थिंग, दैट इज बेसिकली पुट एवरीथिंग. तो पहले हाइड करके रखा था. तो वही एग्जांपल, व्हेन वी पोर. पोर मतलब छोड़ देना. वाटर फ्रॉम अ ग्लास, इट फ्लोज फ्रीली एंड क्विकली. बट व्हेन वी पोर हनी और एनी सिरप, it flows slowly and sticks to the wall. ये क्यों हुआ? Why does this happen? And you said viscosity. तो exactly viscosity होता क्या है वो समझ लेंगे. तो viscosity समझने के लिए what we do is we assume the liquid to be made up of large number of layers. तो जब liquid flow होता है मतलब एक layer of liquid ये दूसरे के ऊपर से flow हो रहा है. तो of course 11th standard में हमने contact and non contact forces देखा था. कॉन्टैक्ट फोर्स में आपने देखा था कि when two bodies are in contact with each other and if one is moving on top of another, जब एक बॉडी दूसरे के ऊपर से मूव होता है तो क्या होता है? फ्रिक्शन. तो जब लिक्विड फ्लो हो रहा है, वो लिक्विड कोई भी हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो हनी हो, चाहे वो कोई सिरप हो. तो जब लिक्विड फ्लो होता है तो वी अज्यूम दैट द लिक्विड इज टू बी मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ लेयर्स. तो लिक्विड फ्लो होना मतलब एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर मूव होना. तो व्हेन वन लेयर ऑफ लिक्विड मूव्स ओवर अनदर लेयर ऑफ लिक्विड, क्या होगा वहां पे? फ्रिक्शन. तो ये फ्रिक्शन इज द रीजन बिहाइंड वाटर कमिंग डाउन क्विकली एंड हनी कमिंग डाउन स्लोली. सो अज्यूम दैट एनी लिक्विड इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ लेयर्स. ये इमेजिनरी है, मैं डायग्राम्स लाऊंगा डेफिनेटली, बट यू हैव टू फर्स्ट ट्राई टू इमेजिन. तो एनी लिक्विड इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ लेयर्स. ये जो फ्लो रेट का डिफरेंस है, वाटर इज फ्लोइंग क्विकली एंड हनी इज फ्लोइंग स्लोली, तो ये जो डिफरेंस ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड्स है, इट इज ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन द लेयर्स. मतलब वाटर के दो लेयर में फ्रिक्शन कम है और हनी के दो लेयर में फ्रिक्शन ज्यादा है. सो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज विस्कोसिटी. क्लियर? तो डिफाइन कैसे करोगे? तो हाउ विल यू डिफाइन व्हाट इज विस्कोसिटी? देखो, एज आई टोल्ड यू, हम लिक्विड को इमेजिन करते हैं टू बी मेड अप ऑफ नंबर ऑफ लेयर्स. तो एनी लिक्विड कैन बी इमेजिन टू बी मेड अप ऑफ नंबर ऑफ लेयर्स. तो एक लिक्विड का लेयर है, उसके ऊपर दूसरा लिक्विड का लेयर फ्लो हो रहा है, उसके ऊपर तीसरा लिक्विड का लेयर फ्लो हो रहा है. और अगर दो लिक्विड लेयर में फ्रिक्शन नहीं है, इफ देयर इज नो फ्रिक्शन, देन ऑल द लेयर्स विल मूव विद द सेम स्पीड. जितना नीचे का लेयर फास्ट जा रहा है उतना ही उसके ऊपर का, उतना ही उसके ऊपर का, उतना ही उसके ऊपर का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. लेकिन when you have friction, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो बॉटम मोस्ट लेयर होता है ना, सबसे नीचे का, वो बेसिकली फ्लो होता ही नहीं है. इट इज कंप्लीटली स्टिक बिकॉज ऑफ एडहेसिव फोर्सेस. नदी अगर बह रही है ना, तो जो लास्ट लेयर ऑफ वाटर है सबसे बॉटम पे, इट इज डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विथ सॉलिड, दैट इज ग्राउंड. So there is strong force of adhesion between water molecules and the ground. तो जो बॉटम मोस्ट लेयर होता है वो फ्लो होता ही नहीं है. उसके ऊपर का लेयर इट फ्लोज विथ सम स्पीड, उसके ऊपर का इट फ्लोज विथ हायर स्पीड, उसके ऊपर का इट
फ्लोज विथ इवन हायर स्पीड, उसके ऊपर का लेयर इट फ्लोज विथ इवन हायर स्पीड। तो सबसे फास्ट कौन सा लेयर मूव होगा? टॉप मोस्ट, प्रोवाइडेड अगर केस रिवर का है तो, क्योंकि रिवर के ऊपर एटमॉस्फेयर है। लेकिन अगर आप ऐसा इमेजिन करते हो कि एक ट्यूब में से जैसे कि आपका पाइप, if you imagine that the liquid is flowing through a tube, तो what will you find is that जो सबसे नीचे का लेयर है वो फ्लो नहीं होता, उसके बाद there is a layer which flows with some speed, उसके बाद हायर स्पीड, उसके बाद हायर स्पीड। नीचे का लेयर का स्पीड कम है बिकॉज ऑफ एडहेसिव फोर्स। और जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, रिमेंबर रिवर का केस, ये डायग्राम करेक्ट था, क्योंकि रिवर में एक साइड डायरेक्टली ओपन टू एटमॉस्फेयर है। तो जो सबसे फास्ट लेयर होता है वो कौन सा आता है? टॉप मोस्ट। बट अगर लिक्विड इज फ्लोइंग थ्रू अ क्लोज्ड स्ट्रक्चर जैसे पाइप, तो अगर लिक्विड इज फ्लोइंग थ्रू पाइप तो उस केस में क्या होता है? सेंट्रल लेयर इज द फास्टेस्ट। तो पहले स्पीड जीरो होता है, फिर बढ़ता है, फिर बढ़ता है, फिर मैक्सिमम हो जाता है, फिर वापस से कम होता है, कम होता है, क्योंकि क्योंकि ऊपर भी तो कांटेक्ट होगा ना। किसका कांटेक्ट होगा? लिक्विड का। किसके साथ? किसके साथ? किसके साथ? सॉलिड के साथ। दैट इज वाई यू कैन सी द सेम डायग्राम ओवर हियर। तो आपको ये दिखेगा, यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ किया है हमने। तो ओके, एनीवेज लेट अस टॉक अबाउट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेंगे डेफिनेशन ऑफ विस्कोसिटी की। तो कमिंग बैक टू विस्कोसिटी, पहले विस्कोसिटी को डिफाइन करेंगे। तो हाउ मेनी ऑफ यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ विस्कोसिटी? व्हाट इज विस्कोसिटी? हाँ, व्हाट इज विस्कोसिटी? इट इज अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन between two layers of liquid. Okay, सही है। Now let us define it in a proper way. तो viscosity को हम लोग proper way में define कर लेंगे पहले। Okay, तो too easy to define। तो viscosity is the property of fluid, क्योंकि ये fluid का ही property है, by virtue of which the relative motion between different layers of fluid experience a frictional force। और ये फ्रिक्शनल फोर्स का एक पर्टिकुलर नाम है जिसको आप बोलते हो फ्रिक्शनल ड्रैग, या फिर ड्रैग फोर्स, या फिर विस्कस फोर्स। विस्कोसिटी इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड by virtue of which the relative motion between different layers of fluid experience a frictional force known as drag force or viscous force or frictional force। तो यहां तक क्लियर हुआ? थोड़ा सा थ्योरी है, धीरे धीरे लिंक लगेगा। ऑलरेडी सब पहले ही फेस्टिवल के मूड में होंगे, तो थोड़ा सा ध्यान दो। यू हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिक्विड, वन इज कमिंग डाउन फास्टर, अदर इज कमिंग डाउन स्लोअर। हमको एक्सप्लेन करना है कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस डिफरेंट फ्लो रेट्स। तो व्हाट वी डू इज हम इमेजिन करते हैं दैट एनी लिक्विड, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो सिरप हो, चाहे वो हनी हो, टू बी मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ लेयर्स। तो जब लिक्विड फ्लो होगा तो वन लेयर इज फ्लोइंग ऑन टॉप ऑफ अनदर, राइट। तो जब एक लेयर दूसरे के ऊपर से फ्लो होगा तो क्या होगा? फ्रिक्शन। एंड दिस फ्रिक्शन इज द कॉज ऑफ डिफरेंट फ्लो स्पीड। और इस फ्रिक्शन को तुम बोलते हो विस्कोसिटी। तो डिफाइन कैसे करोगे? सिंपल है, विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड बाय वर्च्यू ऑफ विच रिलेटिव मोशन बिटवीन टू लेयर्स एक्सपीरियंस फ्रिक्शनल फोर्स। इस फ्रिक्शनल फोर्स के दो नाम और है, ड्रैग फोर्स, ड्रैगिंग फोर्स, या फिर विस्कस फोर्स। और जो लिक्विड फास्ट फ्लो होगा मतलब वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स कम है, मतलब वहां पे विस्कोसिटी कम है। हेंस वी कैन से दैट वाटर हैज लो विस्कोसिटी एंड हनी हैज हाई विस्कोसिटी। तो नाउ एज यू कैन सी, मैंने यहाँ पे जानबूझ के दो डायग्राम दिए हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तब हमने आइडियल फ्लूइड में प्रॉपर्टी लिखा था। डू यू रिमेम्बर? आइडियल फ्लूइड इज ऑलवेज अज्यूम्ड टू बी नॉन विस्कस। मतलब आइडियल फ्लूइड के केस में कोई भी लेयर हो, इट विल ऑलवेज फ्लो विथ सेम स्पीड। स्पीड चेंज तब होता है जब अपोजिशन का फोर्स हो। अपोजिशन का फोर्स मतलब फ्रिक्शनल फोर्स हो। लेकिन अगर आइडियल फ्लूइड है वो तो नॉन विस्कस है, नॉन विस्कस में तो अपोजिशन है नहीं, फ्रिक्शन नहीं है। जब फ्रिक्शन ही नहीं है तो ऑल द लेयर शुड फ्लो विथ सेम स्पीड। इसके लिए जो आप पहला डायग्राम देख रहे हो यहाँ पे, यू विल सी दैट ऑल ऑल द लेयर्स ऑफ लिक्विड आर फ्लोइंग विथ सेम स्पीड। लेकिन अगर आप रियल लिक्विड की बात करोगे, आइडियल की नहीं, इफ यू टॉक अबाउट रियल फ्लूइड,
रियल फ्लूइड में यू विल ऑलवेज हैव विस्कोसिटी। इसका मतलब जो बॉटम मोस्ट लेयर होता है ये एक पाइप का क्रॉस सेक्शन है। पाइप है, आप उसको साइड से देख रहे हो, वैसे इसको लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बोलते हैं। क्रॉस सेक्शन का मतलब अलग होता है। आपको पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन? जब आप साइड से देखते हो तो उसको बोलते हो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। जैसे पेन है, यू लुकिंग ऑन द साइड, दिस इज लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। और क्रॉस मतलब परपेंडिकुलर। तो ये जो सेकेंड डायग्राम है, यू आर लुकिंग एट अ पाइप थ्रू लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। तो नीचे जहां पे पाइप और लिक्विड का, सॉलिड और लिक्विड कांटेक्ट होगा, वहां पे क्या होता है, लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर स्टक। मतलब बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग एडिटिव फोर्स लिक्विड के मॉलिक्यूल्स फ्लो ही नहीं होते। उसके बाद दिस मॉलिक्यूल्स फ्लो बट विथ स्मॉलर स्पीड्स, विथ लोअर स्पीड्स। उसके बाद अगेन दे फ्लो विथ लार्जर स्पीड्स। तो ऐसा करते करते सेंट्रल जो लेयर होता है उसका स्पीड सबसे ज्यादा होता है। ये जो डायग्राम है इट इज ओनली वैलिड फॉर लिक्विड्स फ्लोइंग इनसाइड अ क्लोज्ड पाइप। अगर ओपन टू एयर की बात करोगे, जैसे वाटर फ्लोइंग थ्रू अ कैनाल और रिवर, उस केस में लोएस्ट लेयर का स्पीड 0 होता है, फिर बढ़ता है, फिर बढ़ता है, फिर बढ़ता है, टॉप मोस्ट का होता है मैक्सिमम। क्लियर? सिंपल, गुड। देन अब यू शुड नो समथिंग कॉल्ड एज वेलोसिटी ग्रेडियंट। उससे पहले, वेलोसिटी ग्रेडियंट पे जाने से पहले, देयर इज समथिंग मोर इम्पोर्टेंट। तो इट इज जस्ट लाइक अ मूवी, धीरे धीरे करके फ्रेम्स आएंगे यहाँ पे। तो वन बाय वन यू विल स्टार्ट सीइंग थिंग्स। ओके, तो क्वेश्चन ये था कि ये जो विस्कोसिटी है, नाउ यू ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज विस्कोसिटी, फ्रिक्शन। लेकिन दो लेयर के बीच में फ्रिक्शन आया कैसे? एक चीज याद रखना, कोई भी फोर्स हो उसका सोर्स होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ यू आर सिटिंग ऑन द बेंच, योर वेट इज एक्शन। तो एक्शन कहां से आया? वेट से। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव मून विच इज रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ, तो देयर इज, अभी रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ इन सर्कुलर ऑर्बिट है ना, तो सर्कुलर ऑर्बिट में कौन सा फोर्स होना चाहिए? सेंट्रीपिटल। कहां से आया? ग्रेविटेशन। इलेक्ट्रॉन मूविंग अराउंड न्यूक्लियस, सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आया? कहां से आया? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। इसका मतलब हर एक फोर्स का एक सोर्स होता है। तो आपने बोला कि जब लिक्विड फ्लो होगा तो दो लेयर्स ऑफ लिक्विड में कौन सा फोर्स है? फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स आया कहां से? देखो, थोड़ा सा इमेजिन बढ़ाओ। जो बॉटम मोस्ट लेयर था वो फ्लो हुआ ही नहीं, बिकॉज ऑफ adhesive force, strong adhesive force between liquid and solid। उसके ऊपर का लेयर फ्लो हुआ बट स्लो स्पीड, उसके ऊपर का फ्लो हुआ बट स्लो स्पीड, उसके ऊपर का फ्लो हुआ, थोड़ा सा स्पीड बढ़ गया, बढ़ गया, बढ़ गया, राइट। और आपने बोला कि ये डिफरेंट स्पीड्स है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो एक लिक्विड का लेयर दूसरे लिक्विड के लेयर के ऊपर से फ्लो हो रहा है, तो फ्रिक्शन का सोर्स क्या होगा? आपने बोला कि बॉटम मोस्ट लेयर फ्लो ही नहीं होता बिकॉज ऑफ एडहेसिव फोर्स। उसके बाद तो एडहेसिव फोर्स नहीं है ना, उसके बाद मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड आर इन कांटेक्ट विद मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड। लिक्विड का एक लेयर उसके मॉलिक्यूल्स और लिक्विड का दूसरा लेयर उसके मॉलिक्यूल्स, दे आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर। तो कौन सा फोर्स? कोहेसिव फोर्स। एग्जैक्टली, इमेजिनेशन बढ़ा हुआ। अब देखो क्या होगा जब लिक्विड का एक लेयर फ्लो होगा, मतलब उसके सारे मॉलिक्यूल्स फ्लो होने की कोशिश करेंगे, राइट। उसके ऊपर का लेयर भी फ्लो होगा। जब उसके ऊपर के लेयर के मॉलिक्यूल्स आगे जा रहे हैं तो नीचे के लेयर के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? खींचेंगे उसको, जाने नहीं देंगे तुझे, काइंड ऑफ अट्रैक्शन। तो दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू लेयर्स ऑफ लिक्विड, मतलब विस्कोसिटी, कम्स फ्रॉम कोहेसिव फोर्सेस। तो वही यहाँ पे लिखा है, इन लिक्विड्स द विस्कस ड्रैग, मतलब विस्कस फोर्स, इज ड्यू टू शॉर्ट रेंज मॉलिक्यूलर कोहेसिव फोर्सेस। तो जब लिक्विड का एक लेयर फ्लो होगा दूसरे के ऊपर, तो जो नीचे के लेयर के मॉलिक्यूल्स है दे विल एक्सर्ट अट्रैक्टिव फोर्स। लेकिन दोनों के दोनों लेयर में सेम लिक्विड था, एंड व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स कॉल्ड एज कोहेसिव फोर्स। तो ये जो शॉर्ट रेंज कोहेसिव फोर्सेस होते हैं दे बेसिकली लीड टू विस्कस ड्रैग, बट इन लिक्विड्स।
गैसेस में भी ड्रैग फोर्स होता है, लेकिन वो कोहेसिव फोर्स से नहीं आता है। क्यों? क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में होते ही नहीं है। मैंने इसलिए बोला था ना कि फिजिक्स समझने के लिए बेसिक्स पता होना चाहिए। सॉलिड, लिक्विड और गैसेस का मैं बार बार बताता हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस इन लिक्विड्स एंड गैसेस। तो सॉलिड्स में तो द डिस्टेंस इज वेरी स्मॉल एंड द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इज रेगुलर, पीरियोडिक। लिक्विड्स में अरेंजमेंट इज नॉट पीरियोडिक, बट डिस्टेंस is smaller compared to gases and larger compared to solids. But gases में क्या था? Gases में the distance between two molecules was extremely large. ये जो कोहेसिव फोर्सेस होते हैं शॉर्ट रेंज होते हैं और डिस्टेंस है लार्ज, तो कोहेसिव फोर्स एक्ट करेंगे क्या? नहीं। लेकिन गैस भी फ्लूइड है और लिक्विड भी फ्लूइड ही है। और मैंने जब बोला कि ये विस्कोसिटी फ्लूइड का प्रॉपर्टी है, मतलब ये गैस का भी प्रॉपर्टी है और ये लिक्विड का भी प्रॉपर्टी है। लिक्विड में तो समझ में आ गया कि लिक्विड में जब एक लेयर दूसरे के ऊपर से मूव होगा तो कोहेसिव फोर्सेस की वजह से फ्रिक्शन होगा। बट हाउ डू यू एक्सप्लेन, क्योंकि आगे जाके आपको लगने ही वाला है। आई टोल्ड यू मेनी टाइम्स कि गैस का आगे जाके बहुत काम में आएगा मैकेनिक्स में, यू विल नीड थर्मोडायनामिक्स टू बी स्पेसिफिक। तो गैस के केस में विस्कोसिटी कहाँ से आया? तो आपको पता है गैस मॉलिक्यूल्स आर कंटिन्यूअसली इन अ स्टेट ऑफ रैंडम मोशन, ये भी मैंने बताया था। दे आर मूविंग वेरी रैपिडली एंड व्हेन दे मूव रैपिडली in random direction they tend to collide with each other, and when they tend to collide with each other, जब collision होगा तो collision leads to friction। तो देखो, and in gases viscosity is due to collision between fast moving molecules। अब क्वेश्चन ये है, हमने बोल तो दिया, हमने ऐसा बोला है, what we have said is कि लिक्विड्स में इन केस ऑफ लिक्विड्स विस्कोसिटी कहां से आया? we have said that viscosity in liquid comes from short range molecular forces and in gases it comes from collision। बट ये क्वालिटेटिव डेफिनेशन है। मैंने ये भी बताया था कि फिजिक्स में दो टाइप के डेफिनेशन की बात करते हो, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। ये तो क्वालिटी हो गया ना, कोहेसिव फोर्सेस की वजह से फ्रिक्शन हुआ, कोलिजन की वजह से फ्रिक्शन हुआ, कितना हुआ, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन, so that depends on velocity। तो viscous force in liquids as well as gases, viscous force in liquids as well as gases, दोनों ही केस में this force of viscosity is directly proportional to velocity, relative velocity, provided the velocity is small। अब ऐसा क्यों बोला है हमने? आपको याद है क्रिटिकल वेलोसिटी से कम स्पीड पे फ्लो कौन सा होता है और ज्यादा पे कौन सा होता है? टर्बुलेंट। मतलब जब एक लेयर दूसरे के ऊपर से फ्लो हो रहा है तो विस्कस फोर्स है, लेकिन वो विस्कस फोर्स तुम स्ट्रीमलाइन के केस में बात कर रहे हो तो अलग आएगा, और तुम अगर टर्बुलेंट की बात कर रहे हो तो वो अलग आएगा। तो जब स्पीड कम हो तो कौन से रिजीम में हो तुम? स्ट्रीमलाइन। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो के केस में this force of friction or viscous force between two layers of liquid is directly proportional to velocity। But when the speed is high, for larger speeds, in that case the force of friction or viscous force is directly proportional to higher power of velocity। अभी हायर पावर वो डिपेंड करता है वेलोसिटी की वैल्यूज पे, मे बी टू द पावर 2 होगा, मे बी टू द पावर 3 होगा, मे बी टू द पावर 2.5 होगा, बट वो डिपेंड करेगा वेलोसिटी के ऊपर। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए, व्हाट इज, आगे आएगा ही बेसिकली, व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, मतलब विस्कोसिटी फोर्स, राइट? ये सुन लो अच्छे से, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड द वेलोसिटी फॉर अ स्ट्रीमलाइन फ्लो? क्या आएगा आंसर? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू v raised to 1 एंड इफ इट इज टर्बुलेंट देन v raised to n। वो डिपेंड करेगा कितना वैल्यू है वेलोसिटी का। तो so in both liquids and gases, the viscous drag is directly proportional to the relative velocity between the layers of liquid as long as velocity is small। क्योंकि जब velocity small होता है तो it's very clear that we are talking about which flow, streamline flow, क्योंकि हम यहाँ पे streamline flow के रेंज में है इसके लिए। But in turbulent flow, viscous force increases rapidly and it is not proportional to relative velocity but proportional to higher powers of relative velocity। तो turbulent flow के लिए F is proportional to v raised to n।
अब देयर इज समथिंग कॉल्ड एज वेलोसिटी ग्रेडियंट, और बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. तो फॉर एग्जांपल लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ अ रिवर. तो ये रिवर का बेस है, बेस मतलब दिस इज सॉलिड ग्राउंड. इसके ऊपर से लिक्विड फ्लो हो रहा है. तो जो जो मॉलिक्यूल्स राइट इन कांटेक्ट है दे विल नॉट फ्लो, वेलोसिटी इज जीरो. उसके ऊपर का जो लेयर है इट विल मूव विद सम वेलोसिटी. उसके ऊपर का फास्टर, उसके ऊपर का इवन फास्टर, उसके ऊपर का और भी फास्ट, उसके ऊपर का और भी फास्ट, उसके ऊपर का और भी फास्ट. ऐसा करते करते टॉप मोस्ट लेयर का स्पीड सबसे ज्यादा होगा, राइट? You know, I have told you many times in 11th standard there is something called as gradient. याद है? What is the meaning of gradient? Derivative of some quantity with respect to distance. मैंने एग्जाम्पल भी दिया था, शायद यही टाइम रहा होगा लास्ट ईयर, आई डोंट नो. मैंने बताया था कि तुम क्लास के बाहर खड़े हो क्योंकि समर्स है तो बहुत गर्मी है, एंड देन यू मूव इनसाइड, तो टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाएगा, 2 3 4 5 डिग्री से, जो भी होगा, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट आर द इंटरनल कंडीशंस. लेकिन व्हाट हैज चेंज इज टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस. इसको आप बोलते हो dt by dx, डेरिवेटिव ऑफ टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस. dt by dx, व्हेन वन फिजिकल क्वांटिटी चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू अनदर, उसको बोलते हो डेरिवेटिव. व्हेन वन फिजिकल क्वांटिटी चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, उसी डेरिवेटिव को नया नाम होता है ग्रेडियंट. अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है विथ डिस्टेंस तो उसको बोलते हो टेम्परेचर ग्रेडियंट. अगर वेलोसिटी चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस तो उसको बोलोगे वेलोसिटी ग्रेडियंट. तो नाउ यू सी, आपको दिख ही रहा है विथ डिस्टेंस. मैं मान लेता हूं, लेट अस से कि किसी भी दो लेयर का डिस्टेंस है dx, एंड एज यू कैन सी फ्रॉम दिस डायग्राम, इमेजिन इमेजिन कि ये जो लेयर है इसका स्पीड v है, तो उसके ऊपर के लेयर का स्पीड ज्यादा होगा, मतलब v प्लस dv. तो व्हाट इज द चेंज ऑफ स्पीड विथ डिस्टेंस? dx डिस्टेंस में कितना स्पीड चेंज हो गया, तो इसको बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट. टू सिंपल. द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी dv, क्योंकि लेयर टू लेयर क्या चेंज हो रहा है, वेलोसिटी कितने से चेंज हो रहा है, dv से. तो जो भी एडजेसेंट लेयर दिखाए मैंने, हर दो लेयर के बीच का डिस्टेंस कितना है, dx, और लेयर टू लेयर स्पीड कितने से चेंज हो रहा है, dv. करेक्ट. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी dv विथ डिस्टेंस, ये डिस्टेंस तुमने मेजर कहां से किया, यू मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी लेयर. तो ये याद रखना. आप बोलोगे स्टेशनरी लेयर से कहां से मेजर किया हमने, मैं बताता हूँ आपको. चलो थोड़ा सा और डेप्थ में देखते हैं. सपोज इसमें से हमें कोई भी लेयर कंसिडर कर लेते हैं. टेक एनी लेयर, एनी ऑफ इट. लेट अस टेक दिस लेयर. इसका डिस्टेंस अगर x है तो अगले लेयर का डिस्टेंस कितना होगा, x प्लस डी एक्स. वेरी गुड. तो ये आ गया x, ये हो गया x प्लस डी एक्स. अगर इस पर्टिकुलर लेयर का वेलोसिटी v है तो इसका क्या है, v प्लस dv. क्या बोला है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. मुझे बताओ अगर ये v2 है, ये v1 है, तो व्हाट इज चेंज ऑफ वेलोसिटी, v2 माइनस v1, इट इज v प्लस dv माइनस v. तो व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी कितना है, dv. है तो क्लियर. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ डिस्टेंस, डिस्टेंस कहां से मेजर किया, विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी लेयर. स्टेशनरी लेयर कौन सा था, सबसे नीचे वाला, बराबर. गुड गुड. तो अगर ये डिस्टेंस, लेट अस से ये डिस्टेंस x1 है, ये डिस्टेंस x1 है और ये डिस्टेंस x2 है, तो व्हाट इज डेल्टा x, x2 माइनस x1, तो कितना आएगा, x प्लस डी एक्स माइनस x, मतलब कितना आएगा, सिंपल, राइट. तो डेल्टा v बाई डेल्टा x मतलब क्या बन जाएगा, dv बाय dx. इसको क्या बोलोगे, वेलोसिटी ग्रेडियंट. तो डिफाइन वही किया है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी dv विथ डिस्टेंस. लेकिन डिस्टेंस कहां से मेजर किया, विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी लेयर, इज कॉल्ड एज वेलोसिटी ग्रेडियंट. अब ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको सिर्फ इंट्रोडक्टरी है, डेरिवेशन कहीं पे भी नहीं है, क्योंकि इसमें 2 3 4 टॉपिक ऐसे हैं जो हमको सिर्फ चाहिए फॉर द सेक ऑफ नोइंग इट, क्योंकि आगे आने वाले कॉन्सेप्ट इस पे बेस्ड होते हैं. दैट इज द रीजन. तो सो फार आज हमने क्या क्या नया सीखा. व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव लर्नड इज विस्कोसिटी. विस्कोसिटी का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, ये तो वाटर का और हनी का सिर्फ एग्जाम्पल लिया है, बट इन रियलिटी यू सी इन डे टू डे लाइफ
different types of liquids flowing with different speeds. इसका मतलब कुछ तो डिफरेंस होगा. Some people end up saying density, ज्यादा डेंस है ना, पानी में तुम शुगर ऐड करते जाओ तो इट बिकम्स डेंसर एंड डेंसर एंड डेंसर. सही बात है, डेंसिटी बढ़ रहा है, लेकिन इन रियलिटी डेंसिटी बढ़ने के साथ क्या बढ़ रहा है? फ्रिक्शन. फ्रिक्शन क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि कोहेसिव फोर्स बढ़ रहा है बिटवीन लेयर टू लेयर. तो ये क्वेश्चन आया ही इसलिए था क्योंकि अभी तो हम सब इसको एज अ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड पढ़ते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा है, बट इमेजिन फॉर द फर्स्ट टाइम जिसके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा उसको तो ना बेचारे को कोहेसिव फोर्स पता है ना एडिटिव फोर्स पता है, राइट? तब की बात है. देन धीरे धीरे थ्योरी डेवलप हुआ, तब समझा कि व्हेन लिक्विड फ्लोज, अलग अलग लिक्विड का फ्लो अलग अलग स्पीड से होता है ऑन द सेम सरफेस बिकॉज ऑफ दीज टू फोर्सेस, एडेसिव एंड कोहेसिव. तो one layer moving on top of another, there is cohesive force that leads to friction. That is the reason behind water flowing faster and other liquid जैसे syrup flowing slower. इसका मतलब viscosity of water is less and that of honey or syrup is more. Good, right? Then हमको ये भी तो पता होना चाहिए कि ये जो force of friction है ये कौन से पैरामीटर पे डिपेंड करता है. तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी. दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ड्रैग फोर्स, विस्कस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी प्रोवाइडेड द फ्लो इज स्ट्रीमलाइन. मतलब प्रोवाइडेड द वेलोसिटी इज लेस देन क्रिटिकल, प्रोवाइडेड द वेलोसिटी इज वेरी स्मॉल. लेकिन जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ता है, मतलब जैसे जैसे स्ट्रीमलाइन फ्लो किस में कन्वर्ट होता है? टर्बुलेंट में. So the same viscous force between two layers of liquid is no more proportional to V, but is proportional to V raised to higher powers. So one छोड़ के 2, 3, 4, 5. Then what do we see is base पे जो liquid है it is not moving. फिर धीरे धीरे मतलब layer to layer velocity बढ़ रहा है. So rate of change of velocity measured with respect to distance and the distance measured with respect to stationary layer is called as velocity gradient. Good. Now clear. अब coming back here, force is proportional to velocity. कौन सा force? कौन सा force? Frictional force, मतलब viscous force, मतलब drag force. ये एक rough idea था that the force is proportional to velocity, but in reality, न्यूटन ने एक लॉ दिया जिसको बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी. इट टेल्स यू दैट the force of friction between any two layer, yeah, the force of friction acting on any layer of fluid is directly proportional to area of the layer and number 2 velocity gradient. तो यहाँ पे ये जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था, यहाँ पे हमने एरिया ऑफ द लेयर कंसिडर नहीं किया. आप बोलोगे एरिया का क्या कनेक्शन है यहाँ पे? मैं वापस एक बार पूछ रहा हूँ, सॉरी टू रिपीट एन नंबर ऑफ टाइम्स, लेकिन उसके बिना समझ में नहीं आता है. फिर मेरे को बताओ, व्हाट वाज द सोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू लेयर्स? कोहेसिव फोर्सेस. वेरी गुड. तो लेट्स से मेरे पास दो लेयर्स है, वन लेयर इज मूविंग टॉप ऑन ऑफ अदर. मेरे पास ये दो लेयर्स है, एरिया कम है, एक लेयर मूव होगा दूसरे के ऊपर से. एरिया कम होने का मतलब क्या होता है? हाँ, लेस फ्रिक्शन. लेकिन लेस फ्रिक्शन क्यों आया? लेस कोहेसिव फोर्स, क्योंकि लेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वन लेयर एंड द अदर इन कांटेक्ट विथ ईच अदर. अगर मैं एरिया को कर देता हूं डबल, तो अब इमेजिन करो कि अब डबल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर इन कांटेक्ट, तो फिर फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा, डबल हो जाएगा. यस. तो ये फैक्टर तो हमने यहाँ कंसिडर किया ही नहीं. तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी आपको एग्जैक्टली ये सारे पैरामीटर कंसिडर करके एक लॉ देता है. वो लॉ है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ लॉ. सो इट टेल्स यू दैट अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, और एक चीज और याद रखना, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी इज ओनली फॉर स्ट्रीमलाइन फ्लो. वो टर्बुलेंट के लिए नहीं होता है. तो यू कैन नॉट अप्लाई दिस लॉ फॉर टर्बुलेंट. अरे न्यूटन आपका पीछे नहीं छोड़ेगा. ये न्यूटन, ये वही न्यूटन था जो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में आया. F इक्वल टू जी m1 m2 by r स्क्वायर, राइट? ये वही न्यूटन है जो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग में आता है. ये वही न्यूटन है जो ऑप्टिक्स में भी आता है. पता है ऑप्टिक्स में? याद है? क्योंकि वो सिर्फ JEE नीट में फॉर्मूला मेंशन होता है, इसके लिए याद नहीं होगा.
और ये वही न्यूटन है जो यहाँ पे आपको लॉ ऑफ विस्कोसिटी भी बताता है। तो कंफ्यूजन के चांसेस ज्यादा होते हैं, जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, और न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी इज ओनली एप्लीकेबल फॉर स्ट्रीमलाइन फ्लो, टर्बुलेंट के लिए नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी फॉर स्ट्रीमलाइन फ्लो, viscous force F acting between or acting on any layer of fluid is directly proportional to area। मैंने अभी बताया क्यों एरिया, क्योंकि अगर एरिया ज्यादा होगा तो मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वन लेयर आर इन कॉन्टैक्ट विद अनदर, तो कोहेसिव फोर्स बढ़ जाएगा, इसका मतलब फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। एंड इट इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट, मतलब इन शॉर्ट viscous force is directly proportional to area of the layer and dv by dx। तो जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हो तो क्या लिखते हो, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ईटा, और ये ईटा वही ईटा है जो मैंने कल आपको बताया था, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द लेयर and also to the velocity gradient. So F is proportional to A dV by dx and F equal to eta A dV by dx, where eta is called as coefficient of viscosity. Simple. अब इस पर्टिकुलर इक्वेशन से हम eta भी डिफाइन कर लेंगे, तो eta का डेफिनेशन भी बना लेंगे। तो व्हाट इज eta? फोर्स अपॉन एरिया इनटू dV by dx। So coefficient of viscosity is defined as viscous force per unit area per unit velocity gradient। So coefficient of viscosity is defined as the viscous force acting between two layers per unit area per unit velocity gradient। Simple है, वो भी डिफाइन करके रखा है। It is defined as the viscous force per unit area per unit velocity gradient। अब यहां से आपको एटा का ऐसा यूनिट भी मिल जाएगा और यहीं से आपको एटा का डायमेंशन भी मिल जाएगा। व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स? न्यूटन। व्हाट इज द यूनिट ऑफ एरिया? मीटर स्क्वायर। व्हाट इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी? मीटर पर सेकेंड। एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस? मीटर। बराबर, तो ये मीटर हो गया कैंसल, तो ये गया ऊपर। तो ये पक्का, तो क्या आ जाएगा? न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। देखो है क्या ये ऐसा, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। गुड। अब यहीं से आप डायमेंशन भी फाइंड कर सकते हो, और इस पे क्वेश्चन आया है नीट में, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। सिंपल है, फोर्स, व्हाट इज डायमेंशन ऑफ फोर्स? m1 l1 t-2। एरिया होता है, वेलोसिटी होता है l1 t-1 और l1 कैंसल, ये ऊपर गया तो माइनस, तो m1 l-1, क्योंकि 1 और -2 इज -1 एंड t-1, तो m1 l-1 t-1। देखो ये दिया है, ये डायमेंशंस है। यस, तो ये नीट में एक बार क्वेश्चन आया था, व्हाट आर डायमेंशंस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और याद रखना काम में आएगा। और इसको आप बोलते हो पॉइस। क्या बोलते हो इसको? पॉइस। न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इज आल्सो नोन एज पॉइस। है दैट क्लियर? सिंपल। तो व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू लेयर, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन टू लेयर ऑफ लिक्विड प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो F इक्वल टू ईटा A dV बाय dx। तो ईटा इक्वल टू F अपॉन A dV बाय dx। तो ये आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड अपॉन मीटर, मीटर कैंसल, तो न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, m1 l-1 t-1। क्लियर है तक? गुड। वन लास्ट क्वेश्चन, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी हमको क्या बताता है? What does it give you? Newton law of viscosity tells us what? The force of friction acting on any layer। मैं जानबूझ के बोल रहा हूं क्योंकि अगला वापस से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही है। तो डिफरेंस क्या है? जब लिक्विड फ्लो हो रहा है तो लिक्विड इज अज्यूम्ड टू बी मेड अप ऑफ नंबर ऑफ लेयर्स, तो दो लेयर के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स है या फिर द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन एनी लेयर, इट इज गिवन बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। यहाँ पे कोई सॉलिड था नहीं,
कोई बॉल था नहीं। अब इमेजिन मेरे पास एक लिक्विड है जो रेस्ट पे है, उसमें मैंने एक मेटल का बॉल ड्रॉप कर दिया, तो क्या होगा? दिस मेटल बॉल विल बेसिकली fall down मतलब it will basically fall through liquid। तो पहली बात तो, जब एक लिक्विड में एक सॉलिड हो तो कौन सा फोर्स उस पर एक्ट होता है? कौन सा फोर्स? कौन सा फोर्स? whenever you have a solid inside a liquid, there is a force in upward direction that acts on it। upthrust, force of buoyancy, सुना है कभी? नहीं सुना? आर्किमिडीज प्रिंसिपल नहीं सुना? हो ही नहीं सकता, मैंने खुद ने बताया है। हमने लिखा है यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया उसके ऊपर। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं सुना तो कोई दिक्कत नहीं, बता देता हूँ मैं। यू हैव सम वेट, मे बी 60 किलोग्राम, 70 किलोग्राम, 80 किलोग्राम, जो भी होगा वो। एंड व्हेन यू गो इनसाइड वाटर, लाइक स्विमिंग पूल में गए, तो डू यू फील यू हैव लिटिल लेस वेट नाउ? लगता है ना, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हमारा वेट कम हो गया, राइट? दैट इज व्हाई यू बेसिकली कैन जंप इजीली, है ना? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वाटर आप पे एक अपवर्ड फोर्स एक्ट कर रहा है। आप पे मतलब किसी भी सॉलिड पे। तो व्हेनेवर अ सॉलिड इज इनसाइड सम लिक्विड, लिक्विड एक्सर्ट्स व्हिच फोर्स? अपवर्ड फोर्स। तो क्या बोलते हो? अपथ्रस्ट, या फिर फोर्स ऑफ बुयांसी। और वो कहां से फाइंड करते हो? आर्किमिडीज प्रिंसिपल से फाइंड करते हो। तो पहले तो ये पता होना चाहिए। तो व्हेनेवर यू हैव अ सॉलिड इनसाइड अ लिक्विड, करेक्ट, विच फोर्स एक्ट्स ऑन इस? अपथ्रस्ट, वो तो है ही। एडिशनली जब एक सॉलिड एक लिक्विड के थ्रू फ्लो होता है, मतलब उसमें फॉल होता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी बारिश का मौसम है, तो इससे ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल तो हो नहीं सकता, राइट? हाँ, तो वाटर ड्रॉप कमिंग फ्रॉम क्लाउड इज फॉलिंग टू ग्राउंड थ्रू 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 एयर, करेक्ट? एयर क्या है? फ्लूइड है। और ये जो वाटर ड्रॉपलेट है कैसा हो गया? सॉलिड जैसा। तो व्हेनेवर अ सॉलिड फॉल्स थ्रू अ लिक्विड, उस पर और एक फोर्स एक्ट होता है, दैट इज गिवन बाय स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, और न्यूटन्स लॉ भी आपको क्या देता है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। लेकिन न्यूटन लॉ गिव्स यू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू लेयर्स ऑफ लिक्विड। तो वहां पे दो लिक्विड के लेयर में कितना फ्रिक्शनल फोर्स है, दैट इज गिवन बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो ये एग्जाम में इतना कंफ्यूजन होता है कौन सा फॉर्मूला यूज करना। अरे यहाँ पे कोई सॉलिड है ही नहीं, यहाँ पे एक लेयर है लिक्विड का, उसके ऊपर दूसरा लेयर है उसी लिक्विड का। लेकिन व्हेन यू हैव, फॉर एग्जांपल मैंने डायग्राम दिया यहाँ पे, व्हेन देयर इज अ सॉलिड लाइक अ मेटल बॉल फॉलिंग थ्रू अ लिक्विड। अब ये देखो, ये जो लाइन से ये क्या है वो भी समझा देता हूँ। अभी मैंने बोला दैट द लेयर, दैट एनी लिक्विड कैन बी अज्यूम टू बी मेड अप ऑफ नंबर ऑफ लेयर्स। तो एनी लिक्विड, कोई भी एक लिक्विड होगा तो इट इज अज्यूम्ड टू बी मेड अप ऑफ नंबर ऑफ लेयर्स। अगर लिक्विड रेस्ट पे है तो सारे के सारे लेयर्स किस में है? रेस्ट पे है, राइट? तो लेट अस से वी हैव सम लिक्विड विच इज एट रेस्ट, तो उसके सारे लेयर्स ऐसे होंगे। अब व्हाट हैपेंस नाउ इज, इमेजिन इसमें से मैंने एक मेटल बॉल को रिलीज कर दिया। तो इफ आई रिलीज सम मेटल बॉल थ्रू दिस, तो होगा क्या? ये जो लेयर्स ऑफ लिक्विड है दे विल स्टार्ट एक्सर्टिंग फ्रिक्शनल फोर्स। किस पे? किस पे? मेटल बॉल पे, मेटल स्फीयर पे। न्यूटन्स लॉ में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस पे था? लेयर ऑफ लिक्विड पे। यहाँ पे फ्रिक्शन किस पे है? मेटल स्फीयर पे। तो ये बेसिक डिफरेंस है। तो जब ये मेटल बॉल स्फीयर इसमें से फॉल होगा, तो what is going to happen is that this layers of liquid will exert a force of friction, force of friction। तो यहाँ पे frictional force generate होगा, and that frictional force acting on the metal sphere is given by Stokes law। तो Stokes law gives you force of friction, right? Viscous force, right? लेकिन किस पे? किस पे? metal sphere पे। तो according to Stokes law, the force of friction, the force of friction acting
on a metallic sphere falling through a liquid is directly proportional to three things. Number one, to the radius. Number two, to the velocity. And number three, अब मैं वापस से आता हूँ उसी क्वेश्चन में. चलो दो कंटेनर लेते हैं, एक में पानी भरते हैं और दूसरे में हनी भर देते हैं, और दोनों में सेम मेटल बॉल को ड्रॉप कर देते हैं. व्हाट डू यू थिंक ज्यादा फ्रिक्शन किस पे होगा? हनी. मतलब ये जो विस्कस फोर्स है ये टाइप ऑफ लिक्विड पे भी डिपेंड करता है, लेकिन टाइप ऑफ लिक्विड कहां से पता लगता है? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. तो अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ, द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन अ मेटल स्फीयर which is falling through a liquid is directly proportional to coefficient of viscosity, velocity of the ball and the radius of the ball. So Fv is proportional to eta Rv. That is Stokes law. Simple. तो बहुत easy है. It is too simple. It is too simple. Okay. So Stokes law tells you that the viscous force acting on a small sphere falling through a viscous medium is directly proportional to, number one, radius of the sphere. Number two, velocity of the sphere through the medium. And number three, coefficient of viscosity. So force is proportional to eta Rv. Radius R, velocity V, and eta is coefficient of विस्कोसिटी. तो जब भी तुम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हो तो क्या लिखते हो? कांस्टेंट. तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है 6 पाई eta Rv. क्लियर है अब तक? अब ये जो 6 पाई है, अब 6 पाई इज अ पर्टिकुलर वैल्यू, बहुत स्पेसिफिक वैल्यू है ये. तो ये जो 6 पाई है, ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है. मतलब आप क्या करते हो, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो, वहां से वैल्यू डिराइव करते हो. तो जब वैल्यूज एक्सपेरिमेंट से आएंगे तो रिमेंबर, जब भी कोई कांस्टेंट की वैल्यू एक्सपेरिमेंट से आए तो उसको स्पेसिफिकली बोलते हैं एम्पेरिकल. तो ये वैल्यू कौन सी है? एम्पेरिकल. तो 6 पाई इज नथिंग बट एम्पेरिकल वैल्यू. तो 6 पाई इज एम्पेरिकल कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी. ओके, यहाँ तक क्लियर? पक्का? अब फोर्स क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन होगा. तो व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ विस्कस फोर्स? हाँ, जो कुछ ध्यान नहीं है, चलो एक चीज बताओ मेरे को. फ्रिक्शन का जनरली डायरेक्शन क्या होता है? अपोजिट टू द मोशन. ये बॉल फॉल हो रहा है, मतलब कहाँ जा रहा है? वेरी गुड. तो फ्रिक्शन कहाँ होगा? कौन सा रॉकेट साइंस है, टू सिंपल. तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन हमेशा क्या होता है? अपोजिट टू दैट ऑफ मोशन. द बॉल इज फॉलिंग डाउन, मतलब दिस विस्कस फोर्स इज अपवर्ड्स. क्लियर है तक? पक्का पक्का. क्योंकि अगला टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, वो दो टॉपिक भी इंटरेस्टिंग थे. तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी गिव्स अस viscous force of friction, but between two layers or acting on any layer, it is equal to eta A dV by dx. Whereas Stokes law gives us viscous force acting on a metal sphere falling through a viscous fluid, and that viscous force is given by 6 pi eta Rv, where 6 pi is empirical constant. अब आते हैं इंटरेस्टिंग डेरिवेशन पे, बहुत सिंपल एंड इंटरेस्टिंग. दिस समथिंग कॉल्ड एज टर्मिनल वेलोसिटी. अब ये टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्या है? सी द थिंग इज, सपोज, और अगर आप डिप्लोमा कर रहे होते, जो नहीं कर रहे हो, तो डिप्लोमा में तो ये एक्सपेरिमेंट ही है डायरेक्टली. तो फाइंड आउट टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग थ्रू ग्लिसरीन. वहां पे ग्लिसरीन लगेगा आपको, तो उसमें आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे. व्हाट यू विल डू इन दैट केस इज, मैं आपको बता देता हूँ. अगर आप कर रहे होते डिप्लोमा, तो यू आर नॉट डूइंग डिप्लोमा, आई नो, नहीं तो यहाँ नहीं होते आप लोग एनीवेज, बट जस्ट टू नो. तो क्या करते हैं हम लोग? एक टैंक लेते हैं, कंटेनर लेते हैं, जार लेते हैं, जो अवेलेबल होगा वो लेते हैं. सिर्फ एक कंडीशन है, ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए सो दैट वी कैन मेजर. इसमें से हम एक मेटल बॉल को रिलीज कर देते हैं. सी द आइडिया हियर इज, मैंने मेटल बॉल को रिलीज किया, मतलब पहले वेलोसिटी था जीरो था ना. जैसे तुमने रिलीज किया तो क्या होगा? वेलोसिटी विल गो ऑन इंक्रीजिंग 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 इंक्रीजिंग. और आपको पता होना चाहिए वेलोसिटी इंक्रीज होना मतलब एक्सेलरेशन होना, और अगर एक्सेलरेशन है तो क्या है? फोर्स है.
यहाँ पे एक्सीलरेशन कहाँ है, डाउनवर्ड्स, तो नेट फोर्स कहाँ है, डाउनवर्ड्स। एक स्टेज ऐसा आएगा जब वेलोसिटी हो जाएगा कांस्टेंट, मतलब देयर इज नो इंक्रीज इन वेलोसिटी, मतलब देयर इज नो एक्सेलरेशन, मतलब देयर इज नो नेट फोर्स। तो नो नेट फोर्स होना मतलब फोर्सेस बैलेंस होना, मतलब डाउनवर्ड फोर्स विल बैलेंस अपवर्ड फोर्स, और उस स्टेज पे वेलोसिटी बन जाएगा कांस्टेंट, जीरो नहीं होगा, क्या बनेगा, कांस्टेंट। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, हमारे पास एक विस्कस फ्लूइड है। विस्कस फ्लूइड क्यों होना चाहिए, क्योंकि तुमको स्टोक्स लॉ अप्लाई करना है। अभी तुमने देखा ना, मेटल स्पीयर कहाँ से ड्रॉप किया था, किस में से ड्रॉप किया था, विस्कस फ्लूइड से। तो हमारे पास एक विस्कस फ्लूइड है जैसे कि ग्लिसरीन, पहले हमारे पास बॉल था रेस्ट पे, अब हमने ड्रॉप कर दिया, स्पीड बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, एक स्टेज ऐसा आया जहां पे वेलोसिटी हो गया कांस्टेंट। तो इनिशियली तो वेलोसिटी बढ़ रहा था, मतलब इनिशियली नेट फोर्स कहाँ था, डाउनवर्ड्स। फिर बाद में एक स्टेज पे आने के बाद वेलोसिटी क्या हो गया, कांस्टेंट। बाय द वे, इस कांस्टेंट वेलोसिटी को बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल मतलब फाइनल, इसके ऊपर नहीं जाएगा, दैट इज कांस्टेंट। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि रिमेंबर, इस बॉल पे कौन से फोर्स एक्ट हो रहे हैं वो डिसाइड करेगा कि ऐसा क्यों हुआ। तो सबसे पहला फोर्स है वेट, और वेट का डायरेक्शन क्या होता है, और नहीं होता तो नीचे जाता ही नहीं, सिंपल, करेक्ट। एंड देयर आर टू मोर फोर्सेस, कौन से दो, कौन से वो, अपथ्रस्ट, वेरी गुड। अभी तो बताया था मैंने कि स्विमिंग पूल में लगता है क्या हमारा वेट कम हुआ, यस इट इज बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ बियॉन्ड सी, जिसको बोलते हो अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट। और कौन सा फोर्स, अभी हमने इससे पहले का टॉपिक क्यों पढ़ा, फिर क्यों पढ़ा हमने ये स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ टेल्स अस दैट व्हेन यू हैव अ मेटल बॉल फॉलिंग थ्रू अ विस्कस फ्लूइड, अ फोर्स एक्ट्स ऑन इट व्हिच इज नोन एज viscous force. So viscous force Fv. So in total, how many forces are acting on a ball falling through a fluid? Three. One is mg, which is vertically downwards, and other two are vertically upwards. Very good. तो इनिशियली क्या था, और एक चीज तुमने नोटिस की होगी, तो फिजिक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है दैट यू आर ऑब्जर्विंग ईच एंड एवरीथिंग। इफ यू डू नॉट ऑब्जर्व, गए काम से, टॉपिक समझ में नहीं आता। लुक एट द इक्वेशन ऑफ स्टोक्स लॉ, किस पे डिपेंड करता है, इस पे डिपेंड करता है, रेडियस पे, थीटा पे और वेलोसिटी। तो जब तुमने इसको ड्रॉप किया, जस्ट ड्रॉप किया, तो वेलोसिटी जीरो, बराबर, करेक्ट। फिर वेलोसिटी बढ़ते गया क्योंकि नेट फोर्स कहाँ पे है, एक्सेलेंट। तो जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगा विस्कस फोर्स भी बढ़ेगा। तो पहले नेट फोर्स डाउनवर्ड था, लेकिन विस्कस फोर्स कहाँ है, अपवर्ड। जैसे जैसे स्पीड बढ़ता गया, कौन सा फोर्स बढ़ता गया, विस्कस फोर्स। तो एक स्टेज ऐसा आएगा जब डाउनवर्ड फोर्स और अपवर्ड फोर्स विल बैलेंस ईच अदर, तो फिर इसको बोलते हो इक्विलिब्रियम। तो वेलोसिटी बढ़ेगा क्या, नहीं, तो जितना है उतना रह जाएगा, मतलब इट विल बिकम कांस्टेंट, एंड दैट इज नोन एज terminal velocity. So consider a spherical object falling through a viscous fluid. Forces acting on the object are three forces. Viscous force Fv directed upwards. Beyond force, जिसको आप upthrust बोलते हो, directed upwards. Gravitational force or weight of object that is directed downwards. So initially क्या था, you should know. Initially net force was downwards. So initially in this case, नेट फोर्स इज डाउनवर्ड्स, मतलब डाउनवर्ड फोर्स माइनस अपवर्ड फोर्स। तो डाउनवर्ड फोर्स है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वेट, माइनस अपवर्ड फोर्स है अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट प्लस विस्कस फोर्स। तो दैट नेट फोर्स, ये जो इनिशियल नेट डाउनवर्ड फोर्स है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशियल इंक्रीज इन द वेलोसिटी। रिमेंबर, मैं बार बार बोल रहा हूं कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो था, अगर वेलोसिटी बढ़ता ही नहीं तो नीचे जाता ही नहीं, क्योंकि ये जीरो था। लेकिन वेलोसिटी बढ़ने लगा तो ऑब्जेक्ट नीचे जाने लगा, राइट। तो कोई भी ऑब्जेक्ट का इनिशियल एक्सेलरेशन अगर डाउनवर्ड है, तो नेट फोर्स कहाँ होना चाहिए, डाउनवर्ड। मतलब जो इनिशियली वेलोसिटी बढ़ा है, इनिशियल इंक्रीज इन द वेलोसिटी, ये क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ दिस नेट फोर्स इन विच डायरेक्शन, डाउनवर्ड। सो दिस नेट फोर्स in downward direction, this net force in downward direction
is responsible for? Q is responsible for what? For initial increase in velocity. तो इनिशियली जो वेलोसिटी बढ़ा था उसके लिए ये नेट फोर्स रिस्पॉन्सिबल है. एंड आफ्टर सम टाइम, मतलब एट सम स्टेज क्या होगा? डाउनवर्ड फोर्स is balanced by upward force. And एक बार फोर्सेस बैलेंस हो गए तो एक्सीडेंट होता है क्या? नहीं. एंड hence velocity becomes constant. Very good. And this constant velocity is known as, क्या बोलते हैं इसको? टर्मिनल वेलोसिटी. दिस कांस्टेंट वेलोसिटी इज नोन एज टर्मिनल वेलोसिटी. यहां तक क्लियर? तो मेरे को एक चीज बताओ, फटाफट से बताओ, कोई भी चीज डाउनवर्ड जब जाएगी तो विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल? डाउनवर्ड. कोई भी बॉडी का अगर एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड, मतलब स्पीड बढ़ते जा रहा है, तो नेट फोर्स कहाँ होता है? डाउनवर्ड. अगर कोई भी बॉडी का एक्सेलरेशन बंद हो जाए लेकिन इट इज स्टिल फॉलिंग डाउन, इसका मतलब क्या होता है? डाउनवर्ड फोर्स इज बैलेंस्ड बाय अपवर्ड फोर्स. और उस स्टेज पे जो वेलोसिटी होगा उसको क्या बोलोगे? टर्मिनल वेलोसिटी. अब हमको डिराइव करना है एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी. तो टर्मिनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन अगर डिराइव करना है तो कंडीशन क्या है? दैट द फोर्सेस आर बैलेंस्ड. कौन सा फोर्स? अपवर्ड फोर्स. किसको बैलेंस किया? डाउनवर्ड फोर्सेस को. डाउनवर्ड फोर्स कौन सा था? फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी विच इज mg. और अपवर्ड दो थे, विस्कस फोर्स प्लस अप थ्रस्ट. इक्वेशन नंबर 1. बट डू यू नो व्हाट इज फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी? mg. बट डू यू नो व्हाट इज m? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू g. किसका वॉल्यूम? जो बॉडी नीचे फॉल हो रहा है. कौन फॉल हो रहा है? स्पीयर का रेडियस कितना है? r. तो व्हाट इज वॉल्यूम? 4/3 पाई आर क्यूब रो जी. वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब और रो जी. इक्वेशन नंबर 2. व्हाट इज विस्कस फोर्स? Fv 6 पाई ईटा आर वी. कहां से आया? स्टोक्स लॉ से आया. मैंने इसके लिए बोला कि स्टोक्स लॉ और न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी से पता होना चाहिए क्योंकि आगे लगने वाला है. उसका डेरिवेशन एक्सपेक्टेड नहीं है. दैट इज अ लॉ. लॉ डज नॉट कम विथ अ डेरिवेशन मोस्टली, राइट? डेफिनेशन बोलो, डेफिनेशन ऐसा क्यों है? और डेफिनेशन है तो हम बोलोगे टू को ऐसा ही क्यों लिखते हो? ऐसे ही लिखते हैं. उसको कुछ नहीं कर सकते ना. बिकॉज कभी एक ने पूछा था कि ये इसका डेफिनेशन ऐसा ही क्यों है? वाई वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. मैंने बोला कि ये क्या है? बोला ए है. मतलब क्यों है ए? You cannot, and of course definition is definition. Good. So anyways, coming to the point. अब इक्वेशन नंबर 1 में 3 फोर्सेस थे. एक था Fv, एक था Fg और एक था Fu. अभी आ जाके गाड़ी सबकी इधर ही अटकती है. मैंने जब पूछा मुझे बताओ Fg क्या है? mg. चलो, फिर बोला m इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, सब बता दिया. फिर मैंने पूछा विस्कस फोर्स क्या है? स्टोक्स लॉ बता दिया. अब बताओ अब थ्रस्ट क्या है? yes, लेकिन you should know something called as Archimedes principle. So coming to that point, जिनको नहीं पता अभी एक चांस है, समझ लो. अब थ्रस्ट या फिर फोर्स ऑफ ब्योयांसी कैसे फाइंड करते हैं? समथिंग कॉल्ड एज आर्किमिडीज प्रिंसिपल. तो व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट इज टेकन इनसाइड अ लिक्विड, उसका वेट थोड़ा सा कम हो जाता है क्योंकि लिक्विड उस पर एक अपवर्ड फोर्स एक्ट करता है. फिर उसको मेजर कैसे करेंगे? डायरेक्टली नहीं हो सकता. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ क्यों नहीं हो सकता. नंबर 1, आप बोलोगे कि क्यों नहीं हो सकता? मेरे पास एक बॉल था, मैंने इस बॉल को वेइंग मशीन के ऊपर रख दिया, मुझे मिल गया व्हाट इज द वेट इन एयर. वेरी गुड, यस, करेक्ट, फाइन. क्योंकि आपको अल्टीमेटली फाइंड क्या करना है? लॉस ऑफ वेट इन लिक्विड. क्योंकि एयर में ज्यादा वेट होता है और लिक्विड के अंदर कम होता है. तो एयर का वेट, एयर में ऑब्जेक्ट का वेट माइनस लिक्विड में ऑब्जेक्ट का वेट कर लिया तो क्या मिल जाएगा? अपथ्रस्ट.
क्योंकि अपथ्रस्ट का मतलब ही वो है, जब एक ऑब्जेक्ट लिक्विड में गया तो वेट कम हो गया उसका। तो वेट इन एयर माइनस वेट इन लिक्विड। फिर आप बोलो कि हम ऐसा नहीं कर सकते क्या कि हमने इसी सिस्टम को, मतलब वही ऑब्जेक्ट को रख दिया वेइंग मशीन के ऊपर लेकिन लिक्विड में, तो हमको मिल जाएगा ना वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन लिक्विड, मिल जाएगा। यस। तो दोनों को माइनस कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा, अपथ्रस्ट। तीन चैलेंजेस है। नंबर वन, अगर ऑब्जेक्ट पे अपथ्रस्ट एक्ट करेगा तो वेइंग मशीन पे भी करेगा। फिर और एक वेइंग मशीन लगाओगे, नहीं हो सकता ना, तो नहीं हो सकता। नंबर टू, तुमको पता है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट एक सर्टन डेप्थ तक वाटर प्रूफ होता है। जब आप इवन मोबाइल फोन लेने आते हो या फिर स्मार्ट फोन लेने आते हो तो लिखा होता है 6 mm वाटर प्रूफ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 6 mm वाटर प्रूफ? कि तुमने अगर 6 mm के डेप्थ तक इसको डाला पानी के अंदर तो उसके सर्किट में पानी नहीं घुसेगा। सिंपल भाषा में तुम लोगे, बोला वाटर प्रूफ है, डाल दिया स्विमिंग पूल के अंदर, गया काम से। क्योंकि आपने आपने अभी सीखा प्रेशर इज एच रो जी। जितना डेप्थ ज्यादा है उतना प्रेशर ज्यादा है। अगर ज्यादा नीचे गया तो ड्यू टू एक्सेस ऑफ प्रेशर, एक्स्ट्रा प्रेशर, मोर प्रेशर, पानी सीधा सर्किट के अंदर जाएगा, खत्म हो गया आपका डिवाइस, एंड ऑफ द स्टोरी। गुड, राइट। ये दो रीजन है। तीसरा भी है। तीसरा, अभी आई नॉट टॉक अबाउट इट, आई टेल यू कि कैसे फाइंड करते हैं। तो पहली बात तो यू कैन नॉट डायरेक्टली मेजर अपथ्रस्ट। टू सिंपल रीजन, जिस इंस्ट्रूमेंट से आप वेट मेजर करो उस पर भी अपथ्रस्ट एक्ट हो रहा है। नंबर टू, नॉट ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स आर वाटर प्रूफ बेसिकली। ओके गुड। फिर हम करते क्या है, अब जब सीधी उंगली से घी नहीं निकले तो टेढ़ा कर लेना। फिर तो हम क्या करते हैं ना, हम लोग एक बीकर लेते हैं। इस बीकर में हम लोग एक लिक्विड लेते हैं, सम लिक्विड, और इस लिक्विड के मैक्सिमम लेवल के ऊपर एक पिन होल कर देते हैं। फिर हम इसमें जिस ऑब्जेक्ट पे अपथ्रस्ट लग रहा है वो कैलकुलेट करना है, उसको इसके अंदर ड्रॉप कर देते हैं। जितना इसका वॉल्यूम है उतना ही लिक्विड का वॉल्यूम हो जाएगा डिस्प्लेस। जितना इसका वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम भी है, तो लिक्विड का भी जो वॉल्यूम है वो डिस्प्लेस होगा। डिस्प्लेस मतलब बढ़ जाएगा। और जब ये डिस्प्लेस होगा तो यहाँ से छोटे छोटे पाइप के थ्रू एक छोटे छोटे कंटेनर में ये एक्स्ट्रा लिक्विड जो डिस्प्लेस हुआ वो कर लोगे कलेक्ट। और ये जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ उसका जो मास है मल्टीप्लाई बाय जी मतलब वेट। तो जितना ये डिस्प्लेस लिक्विड का वेट है उतना ही होता है अपथ्रस्ट। तो व्हाट इज अपथ्रस्ट? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। और वेट तो वेट है, वेट तो mg है, तो मास इनटू जी। किसका मास? लिक्विड डिस्प्लेस्ड। लेकिन मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू जी। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए जितना बॉल का वॉल्यूम था उतना ही वॉल्यूम लिक्विड का डिस्प्लेस हुआ। मतलब दिस इज वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इनटू रो। रो किसका? लिक्विड का। क्योंकि डिस्प्लेस कौन हुआ? लिक्विड हुआ। बॉल डिस्प्लेस हुआ क्या? नहीं, कौन हुआ? लिक्विड डिस्प्लेस। लेकिन वॉल्यूम तो तुमने अभी फाइंड किया, 4/3 पाई आर क्यूब रो जी। ये आ गया आपका अपथ्रस्ट। तो फाइनली यू हैव अपथ्रस्ट। व्हाट इज अपथ्रस्ट? टेल मी। 4/3 पाई आर क्यूब रो जी। आई एम कमिंग टू द पॉइंट। वेट, अब एक चीज है, तुमने यहां भी रो बोल दिया, तुमने वहां भी रो बोल दिया। ये एफ जी क्या था? वेट। किसका वेट था? बॉल का। और आपने लिखा डेंसिटी रो। किसका डेंसिटी है फिर? ये बॉल का। यहाँ पे रो किसका है? लिक्विड डिस्प्लेस का। उसको भी तुम रो बोल रहे हो, इसको भी तुम रो बोल रहे हो, ठीक है कि ये? नहीं, तो इसका नोटेशन कर देंगे हम लोग चेंज। इसको हम नॉर्मली डिनोट करते हैं सिग्मा, राइट। किसी किसी बुक में उल्टा दिया हुआ है, किसी बुक में इसको रो बोला है उसको सिग्मा बोला है, डजंट मैटर, राइट। सिर्फ इतना पता होना चाहिए सिग्मा की वैल्यू रो से ज्यादा होगी। अरे सॉलिड का डेंसिटी लिक्विड से ज्यादा ही होता है ना, बराबर ना। मेटल का डेंसिटी वाटर से ज्यादा होता है, सिंपल सी बात है। यहाँ तक क्लियर? तो अभी आपके बुक में मैंने किसको रो बोला है किसको सिग्मा बोला है मेरे को तो याद नहीं, तो चेक करके बता दो नोट्स में। उसको सिग्मा बोला है, चलो ठीक है। इसको सिग्मा बोल देंगे, इसको रो बोल देंगे, ठीक है। तो व्हाट इज सिग्मा? डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। वो मैं बाद में लिख दूंगा, वो प्रॉपरली, वो छोड़ दो, हो जाएगा वो।
पहले डेरिवेशन पे ध्यान दो। इक्वेशन नंबर 4, तो क्या था, हमारे पास था एक बॉल, हमने उसको छोड़ दिया यहाँ पे पानी के अंदर, पानी मतलब लिक्विड के अंदर। इनिशियली वेलोसिटी 0, इट स्टार्ट इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग, बिकम्स कांस्टेंट। व्हेन इट बिकम्स कांस्टेंट मतलब डाउनवर्ड फोर्स इज बैलेंस्ड बाय अपवर्ड फोर्सेस। डाउनवर्ड था mg वेट, अपवर्ड था अपथ्रस्ट और विस्कस फोर्स। विस्कस इज 6/8 RV, मैं नहीं बोल रहा हूँ, स्टोक्स लॉ बोल रहा है 6/8 RV। एंड अपथ्रस्ट मैं नहीं बोल रहा हूँ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल बोल रहा है। क्या बोल रहा है वो, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। तो लिक्विड डिस्प्लेस का वेट आ गया 4/3πr³ सिग्मा g, where sigma is density of liquid displaced and rho is density of the solid। ये सारे के सारे 2, 3 और 4 कहाँ जाएंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 सब्स्टिट्यूट करो और सॉल्व करो। Fg, बट Fg क्या है, 4/3πr³ rho g इक्वल टू Fv, व्हाट इज Fv, I/eta/RV प्लस 4/3πr³ सिग्मा g। अब 4/3πr³ g, 4/3πr³ g, अरे दोनों साइड में है, एक साइड में लाओ 4/3। और तुमको क्या फाइंड करना है, भूलो मत, क्या फाइंड करना है, मतलब क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी v। तो ये आ जाएगा यहाँ से 4/3πr³ सिग्मा g इक्वल टू 6/8 RV। और इसको मैं VT बोलूंगा क्योंकि टर्मिनल वेलोसिटी है, दैट विल बी कॉल्ड एज VT। तो 4/3πr³ कॉमन, रो माइनस सिग्मा जी। अब इधर भी बहुत गड़बड़ होती है, याद ही नहीं आता, रो माइनस सिग्मा, सिग्मा माइनस रो, अरे मोर डेंसिटी माइनस लेस डेंसिटी, मोर किसका है, सॉलिड का, लेस किसका है। हाँ तो बस इतना करना, बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर, तो कोई कंफ्यूजन रहेगा नहीं। 6π/8RVT बराबर पाई पाई बाय बाय, 2 जा 3 जा 1 जा 3 जा बराबर r³ और r, एक r गया तो क्या बचेगा, r²। ये 1/3, 1/3 और वो 3, कितना आ गया 9, क्या गया 9, क्या गया 9, क्या गया 9, पक्का सही है, पक्का पक्का। कुछ मिसिंग है, क्योंकि मैंने गलत किया ऐसे पूछा, कुछ मिसिंग है, मैंने गलत किया यहाँ पे। यस एग्जैक्टली, एग्जैक्टली ये 4/3 था, हाँ वेरी गुड। तो अब बताओ, 2 था और वो 3 था, 2/9, ये r³ और वो r एक गया, r² बराबर, साथ में g। तुमको क्या चाहिए, क्या चाहिए, VT। तो यहाँ क्या लिखोगे, ईटा, तो क्या आ जाएगा, बन गया 2/9 r² रो माइनस सिग्मा g अपॉन ईटा। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी। इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं CET JEE नीट में। तो व्हाट वाज योर अप्रोच ऑफ फाइंडिंग आउट टर्मिनल वेलोसिटी, डाउनवर्ड फोर्सेस बैलेंस्ड बाय अपवर्ड फोर्सेस, क्योंकि दो थे, डाउनवर्ड mg अपथ्रस्ट और विस्कस फोर्स अपवर्ड। अपथ्रस्ट इज 4/3πr³ सिग्मा जी एंड विस्कस फोर्स इज 6π/8RV। बस इनको इक्वेशन नंबर 1 में डाल दो, सब कुछ कैंसल करो, जो बचेगा वो होगा VT, दैट इज 2/9 r² रो माइनस सिग्मा g अपॉन ईटा। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी। क्लियर यहाँ तक, गुड। तो अभी ये जो टॉपिक है नेक्स्ट लेक्चर में मैं वापस से रिवाइज करूंगा एंड देन वी विल गो अहेड विद न्यूमेरिकल्स।